राजेश खन्ना का आशीर्वाद, जिसे कभी भूत बंगला कहा गया, एक पूरा दौर गुजरा है जब फिल्म स्टार्स के स्टारडम की पहचान उनके आलीशान बंगले रहे। ये बंगले फलक छूती कामयाबी से लेकर दिल तोड़ने वाली नाकामी तक के खामोश गवाह रहे हैं। इसलिए बॉलीवुड के मशहूर बंगलों पर इस खास सीरीज की शुरुआत उस बंगले से जिसका नाम शाहरुख खान के मन्नत से सालों पहले अपने आप में एक पूरा पता बन गया था। सुपरस्टार राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद। लेकिन इस बंगले की दास्तान राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम से पहले शुरू हुई थी। बांद्रा पश्चिम मुंबई का एक मशहूर उपनगर है। आज यहाँ बांद्रा बैंडस्टैंड और उसके करीब की कार्टर रोड एक लैंडमार्क लोकेशन के रूप में जाने जाते हैं। समंदर के सामने बसे उस पॉश इलाके में आज भी कई बड़े फिल्म स्टार और बिजनेसमैन रहते हैं। कई हाई राइज बिल्डिंग्स की वजह से आजकल ये इलाका बेहद भीड़ भाड़ वाला महसूस होता है। लेकिन गौर से देखें तो इन आलीशान और ऊंची इमारतों के बीच आज भी आपको सालों से खड़ी एक जर्जर इमारतें और पुराने बंगले नजर आ जाएंगे। ये इमारतें और बंगले अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। 1950 से 60 के दशक में कार्टर रोड पर बहुत बंगले हुआ करते थे। इनमें से ज़्यादातर ईस्ट इंडियन और पारसी समुदाय के लोगों के थे। इसी कार्टर रोड पर समंदर के सामने वाला एक बंगला आशियाना उस दौर में हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठ संगीतकार नौशाद का हुआ करता था। आशियाना के करीब ही एक और 2 मंजिल बंगला था जो बहुत जर्जर और बुरी हालत में था। इस बंगले की बाहरी दीवार पर अंग्रेजी में गुदा हुआ था बानो विला। आसपास के लोग इस बंगले को अभिशप्त बंगला या भूत बंगला कहकर पुकारते थे। कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था। तकरीबन इसी दौर में हिंदी सिनेमा में 10 साल से संघर्ष कर रहे अभिनेता राजेंद्र कुमार को मदर इंडिया में अपने छोटे से रोल और उसके बाद धूल का फूल से कुछ कामयाबी मिली थी। उनके घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा डिम्पल। परिवार बढ़ रहा था तो राजेंद्र अपने सांता क्रूज के किराए के छोटे फ्लैट से किसी बड़े घर में शिफ्ट होना चाहते थे। 3 फरवरी 1959 की सुबह उन्हें एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का फोन आया। कार्टर रोड पर 2 मंजिल घर है, बिल्कुल वैसा जैसा आप ढूंढ रहे हैं, क्या आप अब भी आ सकते हैं? राजेंद्र कुमार उसी समय वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये पुराना खूबसूरत घर समंदर के सामने था जहां से ठंडी हवा आ रही थी। उन्हें फौरन अपने परिवार के ज्योतिषी की बात याद आ गई जिन्होंने कहा था कि राजेंद्र का नया घर समंदर के पास होगा। पहली नजर में ही बानो विला राजेंद्र को जम गया। प्रॉपर्टी ब्रोकर से किराया पूछा तो उसने कहा कि मकान मालिक किराए पर नहीं बल्कि बेचना चाहते हैं। यहाँ कोई राइटर रहता है जो लोगों को बताता रहता है कि इस घर में भूतों का वास है ताकि ये घर बिकने ना पाए और वो खुद यहाँ रहता रहे। मकान मालिक किसी भी हाल में इसे बेचेगा और मैं आपको अच्छी डील दे सकता हूँ। सौदा तय हुआ 65,000 में। राजेंद्र की पत्नी भूतहा घर के बारे में सुनकर घबरा गई, लेकिन पत्नी की माँ बोली, बम्बई जैसे शहर में इंसानों के रहने की तो जगह नहीं है, क्या भूत क्या खाक रहेंगे? फैसला हो गया। मगर राजेंद्र कुमार के पास पूरे पैसे नहीं थे। उन्होंने मशहूर फिल्मकार B.R. चोपड़ा से कहा कि वो न सिर्फ उनकी फिल्म कानून बल्कि 2 और फिल्मों में काम करने को तैयार है, बशर्ते उन्हें उनकी फीस एडवांस में दे दी जाए। B.R. चोपड़ा मान गए और राजेंद्र कुमार ने भूत बंगले के नाम से मशहूर बानो विला को खरीद लिया। उनका नया नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा गया, डिम्पल। करीबी दोस्त अभिनेता मनोज कुमार की सलाह पर राजेंद्र कुमार गृह प्रवेश से पहले भूतों को भगाने वाला एक विशेष हवन करवाना भूल गए। फिल्म इंडस्ट्री के पुराने लोग याद करते हैं कि इस घर ने राजेंद्र कुमार की किस्मत बदल दी। जिस बड़ी कामयाबी को वो पिछले 10 साल से ढूंढ रहे थे वो अब अचानक से आई। जिस दौर में वो इस बंगले में रहे वो राजेंद्र कुमार का सबसे सुनहरा दौर बन गया। मेरे महबूब, घराना संगम, आरजू, सूरज, उनकी ज़्यादातर फिल्में जुबली बनाती थी, जिसकी वजह से वो हिंदी सिनेमा के जुबली कुमार कहलाए। राजेंद्र कुमार कहते हैं, मैंने अपने जीवन के सबसे कामयाब और बेहतरीन साल इसी घर में गुजारे।
काफ़ी दौलत और शोहरत हासिल कर चुके राजेंद्र कुमार कुछ साल बाद ये बंगला छोड़कर पाली हिल इलाके के अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। कार्टर रोड का ये बंगला, जो राजेंद्र कुमार के बेहतरीन दौर का गवाह था, अब एक नए मालिक का इंतजार कर रहा था। इतिहास खुद को एक बार दोहराने वाला था। BBC 1959 में राजेश खन्ना की कामयाबी ने किसी तूफान की तरह देश में दस्तक दी। वो पहले फिल्म स्टार थे जिन्हें फिनोमिना कहा गया, जिनके लिए सुपरस्टार शब्द बढ़ा गया। बम्बई में ही पले बड़े राजेश खन्ना को समंदर बेहद पसंद था और एक सी फेसिंग घर खरीदने का उनका पुराना सपना था। ये बंगला उन्हें अपने सपने से बेहद करीब लगा। साल 1969 आधे से ज़्यादा बीत चुका था जब एक शाम निर्देशक रमेश बहल और राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार के घर में बैठे थे। तब राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार से बोले, पापा जी, आप कार्टर रोड वाला बंगला खाली पड़ा है और मुझे एक घर खरीदना है। राजेंद्र कुमार ने जवाब दिया, मुझे उस घर को बेचने की ज़रूरत नहीं है। पापा जी, प्लीज़ इस बारे में सोचिए। मैंने अपना करियर शुरू किया है और आज देश के सबसे बड़े स्टार है। आपका घर ले लूँगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। शायद आपके जैसा थोड़ी बहुत कामयाबी मेरे हिस्से में भी आ जाए। राजेश खन्ना ने बहुत देर तक मिन्नत की। आखिरकार राजेंद्र कुमार मुस्कुराए, बरखुरदार, अगर ऐसा है डिम्पल तुम्हारा हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह घर तुम्हारे लिए किस्मत लेकर आए। राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस बात से राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला बेहद नाराज हुई। उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा भी था, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी तुमने सिर्फ 3.5 लाख में वो घर बेच दिया। मगर राजेंद्र कुमार जुबान दे चुके थे। बंगला बिकने के बाद राजेंद्र कुमार की फिल्में आश्चर्यजनक रूप से पिटने लगी। बतौर हीरो उनका करियर ढलान पर आ गया था। मीडिया ने कहा कि इसकी वजह भाग्यशाली डिम्पल का बिकना है, मगर राजेंद्र कुमार खुद इसमें यकीन नहीं करते थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना बड़े धूमधाम से बंगले में शिफ्ट हुए। उनके पिता चुन्नीलाल खन्ना से बंगले का नाम रखने को कहा। राजेश के माता पिता को अचानक मिली इस बेमिसाल कामयाबी के बाद ये डर सताता कि कहीं उनके बेटे को किसी की नज़र न लग जाए। अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने मुझे इस बंगले के नामकरण से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई थी। काका जी माने राजेश खन्ना के पिता बोले, बंगले का नाम आशीर्वाद होगा। इसके पीछे ये सोच थी उनका बेटा हमेशा आशीर्वाद के साए में रहे। वो बोले कि अगर जलने वाला उसे खत में गाली देगा या बुराई भी लिखकर भेजेगा, तब भी पते के रूप में उसे राजेश खन्ना आशीर्वाद तो लिखना ही पड़ेगा। यानी राजेश खन्ना को अपने घर आने वाले हर खत, हर संदेश के जरिए आशीर्वाद मिलता रहेगा। आशीर्वाद बम्बई के टूरिस्ट डिपार्टमेंट का खास टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। बंगले में शिफ्ट होते ही राजेश कुमार से भी ज्यादा करिश्माई सफलता राजेश खन्ना के जीवन में आई। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में, फिल्म मैगजीन और अखबारों में सुपरस्टार के नए बंगले की तस्वीरें छपी। आशीर्वाद भी राजेश खन्ना की तरह ही मशहूर हो गया और बम्बई के टूरिस्ट डिपार्टमेंट का खास टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। देश भर से बम्बई आने वाले लोगों की खास मांग रहती थी कि उन्हें सुपरस्टार का बंगला दिखाया जाए। हर रोज उनके पास फैंस के ऐसे हजारों खत आते जिनमें पते के रूप में बस इतना ही लिखा होता, राजेश खन्ना आशीर्वाद बम्बई। इनमें राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों के खुशबू से महकते खत भी होते थे, शादियों के प्रपोजल भी और खून से लिखे ऐसे खत भी थे जिसके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। आशीर्वाद पहुंचने वाले खतों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि राजेश खन्ना ने उन खतों को छांट कर उनका जवाब देने के लिए बाकायदा एक शख्स को रख लिया। ये शख्स है प्रशांत रॉय। प्रशांत तकरीबन 20 साल तक आशीर्वाद में काम करते रहे। काका जी अक्सर आते थे और पूछते थे कि प्रशांत आज सबसे अच्छे खत कौन से चुने। वो जोर जोर से खत पढ़ते थे और हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। वो फैंस के जज्बात देखकर हैरान हो जाते थे और हंसते हुए पंजाबी में कहते हुए कि करा।
हाल ये था कि इंडस्ट्री में नई कहावत बन गई थी, ऊपर आका नीचे काका। इस बंगले में राजेश खन्ना का तस्वीरों और ट्रॉफी से सजा हुआ वो मशहूर कमरा भी था, जिसमें बैठकर वो इंटरव्यू दिया करते थे। लेखक सलीम खान ने मुझे बताया, आज मेरा बेटा सलमान बड़ा स्टार है। कहते हैं कि किसी स्टार के लिए ऐसा क्रेज पहले नहीं देखा। मैं उन लोगों से कहता हूँ, इसी सड़क से कुछ दूर पर कार्टर रोड पर आशीर्वाद के सामने में ऐसे कई नज़ारे देख चुका हूँ। राजेश खन्ना के बाद मैंने किसी भी दूसरे स्टार के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी। हर शाम को आशीर्वाद में महफिल सजती थी, जिसे फिल्म इंडस्ट्री में खन्ना दरबार के नाम से पुकारा जाता था। अजीब संयोग था कि जिस बंगले का नाम पहले डिम्पल हुआ करता था, उस घर की मालकिन एक और डिम्पल बनी। राजेश के गैर हाजिरी में घर पर आने वाले फ़ोन कॉल्स रिसीव करने के लिए उन्हें एक नोटबुक में लिखने का काम प्रशांत रॉय का था। उन्होंने मुझे बताया, काका जी का फ़ोन नंबर 53117 हुआ करता था और तकरीबन हर मिनट एक कॉल आती थी। एक सुबह एक लड़की का कॉल आया, वो काका जी से बात करना चाहती थी। उसने अपना नाम डिम्पल बताया। मैंने कहा, काका जी तो शूट पर गए हैं। तब लगातार कॉल आते थे। वो मुझसे बहुत इज्जत से बात करती थी, मुझे प्रशांत साहब कहती थी। एक शाम को मैंने काका जी से कहा कि डिम्पल नाम की एक लड़की रोज़ कॉल करके आपको पूछती है। काका जी मुस्कुरा दिए, बोले, हाँ हाँ, वो बॉबी की हीरोइन है, उसकी कॉल ठीक से अटेंड किया करो। कुछ दिन बाद चुन्नी भाई कपाड़िया आशीर्वाद आए। उनके साथ एक लड़की भी थी। प्रशांत को देखकर वो बोले, प्रशांत, ये मेरी बेटी है डिम्पल। इस बात पर डिम्पल हंस पड़ी और बोली, प्रशांत साहब मुझे पहचाना? हमारी कई बार बात हो चुकी है। प्रशांत हंस पड़े और मेहमानों को घर के अंदर ले आए। ये डिम्पल का आशीर्वाद नोट पहला कदम था। साल 1973 में हुई थी डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी। मार्च 1973 में अपनी पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने से पहले ही डिम्पल राजेश खन्ना की जीवन संगिनी बन कर आशीर्वाद में आई। दोनों की शादी उस दौर में बम्बई नहीं, देश की सबसे बड़ी शादी के रूप में चर्चित हुई थी। शुरुआत के साल कामयाबी और खुशियों के साल थे। डिम्पल ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कर दिया था। दोनों की 2 बेटियां हुई, लेकिन फिर अमिताभ की एंट्री और फिल्म इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्मों से उलट एक्शन फिल्मों के नए दौर ने समय बदल दिया। कुछ ही साल में अमिताभ नए सुपरस्टार के रूप में उभरे। करिश्माई कामयाबी के बाद राजेश खन्ना ढलान पर आते करियर ने उन्हें बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। महाचौर, महबूब, अजनबी, आशिक हूँ, बहारों का जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों की नाकामी में राजेश खन्ना के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। अंदर ही अंदर जल रही नाकामी की आग वो हर शाम की शराब और भी ज्यादा भड़का देती थी। और फिर एक रात आशीर्वाद के टेरेस पर वो वाक्य हुआ, जिसे राजेश खन्ना ने सालों बाद मूवी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बयां किया था। मुझे याद है कि एक बार सुबह के 3 बज रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। अचानक मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसी नाकामी से मेरा सामना पहली बार हुआ था। एक के बाद एक मेरी 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। उस रात बारिश हो रही थी, धूप अंधेरा था और मैं अपने टेरेस पर अकेला था। अचानक मैं जैसे अपने होश खो बैठा और चीख पड़ा, हे परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान न ले कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दे। डिम्पल के साथ उनके रिश्तों में भी तान तनाव बढ़ता जा रहा था। तकरीबन 9 साल लंबे समय तक साथ रहने के बाद राजेश खन्ना और डिम्पल अलग हो गए। डिम्पल आशीर्वाद छोड़कर चली गई। 1992 में राजेश खन्ना ने फिल्मों से ब्रेक लेकर राजनीति में किस्मत आजमाई और दिल्ली के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। 20 साल आशीर्वाद में रहने के बाद अब वो बंगला छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। आशीर्वाद के काम करने वाले कई लोग भी धीरे धीरे काम करने कहीं दूसरी जगहों पर चले गए। राजेश खन्ना की जिंदगी में कई और दौर आए। करीबी लोगों का साथ छूटता रहा। अगर कुछ था जिसने जिंदगी से किसी भी लम्हे में उनका साथ कभी नहीं छोड़ा था, तो वो था अकेलापन। हर गुजरते दिन के साथ वो और अकेले होते चले गए।
सालों बाद राजनीति से भी उनका मोह भंग हो गया। वो अपने शहर वापस लौटे, जो अब बम्बई से मुंबई बन चुका था। इनकम टैक्स से जुड़ा उनके बंगले आशीर्वाद को टैक्स अथॉरिटीज से सील कर दिया। ऐसा समय आया था जब आशीर्वाद छोड़कर राजेश खन्ना बांद्रा लिंकिंग रोड पर टाइटन के शोरूम के ऊपर वाली मंजिल में स्थित अपने ऑफिस में शिफ्ट हो गए थे। वो ऑफिस काफी बड़ा था, मगर अपना बंगला छोड़ने की तकलीफ उन्हें बहुत थी। उनकी आखिरी फिल्म रियासत के निर्देशक अशोक त्यागी ने मुझे बताया, ये उन दिनों की बात है जब वो लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में रहा करते थे। उनका बंगला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील किया हुआ था। एक दिन मुझे लेकर वो ड्राइव पर निकल गए और सीधे आशीर्वाद के सामने गाड़ी रोक दी। हम आमने सामने एक बेंच पर बैठ गए। उस रात हल्की हल्की बारिश के बीच में राजेश खन्ना ने अशोक त्यागी को अपने सुनहरे दौर की कई बातें सुनाई। उन्होंने अशोक से कहा, जिस बेंच पर हम बैठे हैं, किसी जमाने में उस सैकड़ों लोग हर रोज मुझे देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। गुजरे जमाने के सुपरस्टार का दर्द अशोक समझ गए थे। वह बोले, काका जी फिक्र मत कीजिए, आप देखना वो फैन फिर से आएंगे जरूर। इस बात पर राजेश खन्ना ने मुस्कान दी थी। हालांकि उनका बंगला आर्थिक संकटों से बाहर आया और जीवन के अंतिम वर्षों में राजेश खन्ना आशीर्वाद में अकेले ही रहे, लेकिन फिल्मों में वो कभी मजबूत वापसी नहीं कर सके। सालों बाद अचानक उनकी गंभीर बीमारी की खबर आई। राजेश खन्ना इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि बार बार बेहोश तक हो जाते थे। 20 जून जब उन्हें अस्पताल में होश आया तो उन्होंने अपने परिवार से कहा कि वो अस्पताल में नहीं रहना चाहते, वो अपने घर जाना चाहते हैं। उस दिन जब वो कार्टर रोड पर अपने बंगले आशीर्वाद पहुंचे तो नज़ारा अलग ही था। इतिहास दोहराया जा रहा था। आशीर्वाद के सामने आज एक बार फिर सैकड़ों फैंस और देश भर की मीडिया के लोग जमा थे। हर कोई जानना चाहता था कि देश के पहले सुपरस्टार की हालत अब कैसी है। 21 जून 2012 की दोपहर, आंखों पर काला चश्मा लगाए, गले में शॉल डाले हुए, अपनी खास अदा से मुस्कुराते राजेश खन्ना कार्टर रोड पर बने अपने बंगले आशीर्वाद की अपनी उसी मशहूर बालकनी में निकल गए। सामने खड़े उनके फैंस उन्हें देखकर खुशी से चीख पड़े। इस पल में बाकी हर खबर भूलकर देश का तकरीबन हर न्यूज़ चैनल राजेश खन्ना की ये तस्वीरें लाइव दिखा रहा था। राजेश खन्ना ने हाथ उठाकर सबकी तरफ बड़े स्टाइल से वेव किया। उनके होठों पर मुस्कुराहट फैली थी। हाँ, उनके फैंस लौट आए थे, पर माहौल उनके सुपरस्टारडम के दिनों की याद दिला रहा था। अगले ही दिन यानी 23 जून को उन्हें फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत और ख़राब होती गई। उनका परिवार चाहता था कि वो अस्पताल में ही रहे, लेकिन उनकी जिद थी कि वो आखिरी सांस आशीर्वाद में ही लेना चाहते हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक 17 जुलाई को उन्हें आखिरी बार मुंबई की लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर उनके बंगले आशीर्वाद ले जाया गया। 18 जुलाई को आशीर्वाद में अपने बेडरूम में उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, टाइम अप हो गया, पैक अप। 2014 में परिवार ने आशीर्वाद को एक उद्योगपति को बेच दिया। एक नई इमारत खड़ी करने के लिए आशीर्वाद को कुछ साल बाद ढहा दिया गया। राजेश खन्ना के साथ साथ शायद आशीर्वाद का चक्र भी पूरा हो गया था। फिल्म इतिहास के पन्नों में जब जब राजेश खन्ना का जिक्र होगा, आशीर्वाद भी सिनेमा के एक अहम दौर के गवाह के तौर पर शामिल रहेगा। धन्यवाद।